सभी को गुड आफ्टर नून। सिट डाउन प्लीज, बैठिए भाई। चलिए साहब, क्या बात कर रहे थे, बताना एक बार। अच्छा, ये पढ़ रहे थे हम लोग। हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर हम देखें तो क्या होता है, वीपी, और उसका वैल्यू होता था प्लस माइनस वेव वेलोसिटी इनटू वेव का स्लोप होता था। ये पढ़ा था अपन लोगों ने। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस वेव वेलोसिटी इनटू वेव का स्लोप होता है। प्लस माइनस क्या दिखाते हैं आगे, डायरेक्शंस वेव की दिखाते हैं। प्लस का मतलब वेव जाती है माइनस में, माइनस का मतलब होता है प्लस। अब हम आज क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमने थ्योरेटिकल काफी पढ़ा, अब बात करते हैं इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मॉडल है आपके पास, मॉडल निकालो। कुछ क्वेश्चन पहले मॉडल से करते हैं, फिर करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन करिए मॉडल में। क्वेश्चन नंबर होगा 23, पेज नंबर 230, पेज नंबर 213 पर क्वेश्चन नंबर होगा 23। अब पेज नंबर 213 है ना, पढ़िए। बच्चों, क्वेश्चन में वाई और एक्स से ग्राफ दे रखा है, और हमें पता है जब भी वाई एक्स पर ग्राफ होगा वो वेव को ग्राफ होगा। बताया था ऐसा आपको। अब आपको बोला ये वेव यहाँ पर है और ये जा रही है पॉजिटिव एक्स की तरफ, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और इसमें कुछ बातें पूछी है आपसे। इसमें 2 पॉइंट इसने मार्क किए, ए एंड बी। आपसे पहले तो ये पूछ रहा है कि ए और बी जो पार्टिकल यहाँ पर है उनमें देख के बताइए कौन सा पार्टिकल का फेज एंगल ज्यादा होगा और कौन सा फेज एंगल कम होगा। तो बताओ, मैंने आपको बताया था ये कि जब भी वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो फेज जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है फेज लैग करता है। बताया था क्या ऐसा? वेव जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो बताओ पहले पार्टी कौन गेन, पहले एनर्जी कौन सा गेन करेगा, ए, और फिर बाद में कौन करेगा, बी। और जो पार्टी बाद में एनर्जी गेन करता है उसका सिस्टम भी बाद में स्टार्ट होता है, और जब उसका सिस्टम बाद में स्टार्ट होता है तो उसका फेज एंगल भी पहले वाले के कंपेयर में कम होगा। मतलब रिजल्ट क्या बना, बोलो। फेज एंगल ऑफ ए, फेज एंगल ऑफ ए है ना, ग्रेटर देन यहाँ पर क्या होगा, फेज एंगल ऑफ बी होता है। फेज एंगल में डिफरेंस होता है, फेज एंगल ए का ज्यादा होगा, बी का क्या होगा, कम होगा। जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है फेज लैग करता है, जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है फेज लैग करता है। तो कहने का मतलब ए पहले एसएसएम करेगा, बाद में बी एसएसएम करेगा, तो बी का फिजिकल कम होगा, ए का फिजिकल ज्यादा होगा। दूसरा आपसे ये भी पूछा इन दोनों के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है इनके मोशन की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं हम लोग। बोले कैसे, बोले वेव को शिफ्ट करके, जिस तरफ वेव जा रही है उस तरफ हल्का सा उसको शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने का तरीका मैंने बताया था, एक एक्स पर कटिंग पॉइंट उनको हाईलाइट कर देते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं वेव की डायरेक्शन की तरफ, और एक वेव यहां पर ऐसे बना देते हैं। बोलो, अब आप बताओ ये ए पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे, और बी पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर। इसके जस्ट नीचे वेव लाइक करिए, नीचे जा रहा है, ये ऊपर है तो ऊपर जा रहा है। तो हमें पता लग गया कि पार्टिकल जो यहाँ पर है ना, ए है, उसका मोशन डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड है। और ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर यहाँ पर देखे तो बी यहाँ पर कौन होगा, वो पॉजिटिव हो रहा, अपवर्ड जा रहा है। अरे बोलो। या फिर हम इससे भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वीपी इक्वल्स टू प्लस माइनस वेव वेलोसिटी इनटू वेव का स्लोप। नहीं पढ़ सकते हैं आप? बताओ वेव जा किधर रही है, पॉजिटिव एक्स में, तो बताओ यहाँ क्या आएगा साइन, माइनस। अरे माइनस आएगा यहाँ। बताओ उसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और आगे क्या, नेगेटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और आगे साइन क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है। बोलो ना यार। ये
नेगेटिव 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 पॉजिटिव ऊपर। एक बात और सुनना ध्यान से, काम की बात, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट में पूछूंगा ऐसा क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन काफी दूर है टेस्ट, भूल जाओगे आप। अरे बहुत दूर है टेस्ट, अभी भूल जाओगे आप। देखो ये वेरिएबल टर्म है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये कांस्टेंट टर्म होती है फॉर ए गिवन वेव, फॉर ए गिवन मीडियम, याद है ना, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये वेरिएबल होता है। इसका मतलब मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है। भाई ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना यार, इसका मतलब बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है, और जहां स्लोप ज्यादा वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा ज्यादा, और जहां स्लोप कम वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा कम होता है। इस ग्राफ को ध्यान से देख के बताओ कि स्लोप सबसे ज्यादा कहां पर होगा, कहां पर, मीन पर होगा। मीन पोजीशन देखो, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, यहां पर स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ये तो स्लोप सबसे ज्यादा। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे स्लोप क्या होगा, कम होता जाएगा। तो स्लोप सबसे कम कहां पर होगा, टॉप पर होगा। तो हम बोलते स्लोप जहां ज्यादा होगा वहां पर वेव का पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्लोप जहां पर कम होगा वहां पर पार्टिकल का स्पीड भी कम होगा। इस ग्राफ में अगर देखें, और इस ग्राफ में देखा बताओ स्लोप सबसे ज्यादा कहां पर होगा, मीन पर होगा, मीन पर होगा, मीन पर होगा, तो स्पीड भी मीन पर क्या होती है, ज्यादा होगी। और पढ़ते भी है वेव की स्पीड कहां पर, पार्टिकल की स्पीड कहां पर मैक्सिमम होती है, मीन पर मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पर जीरो होती है, क्योंकि यहां स्लोप भी क्या होगा, जीरो होती है। तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है। स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी पार्टिकल ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी पार्टिकल क्या होगा, कम होगा। यहां पर मीन पर स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पर ऐसा नहीं मैक्सिमम भी इन्फिनिटी हो जाएगा, अरे एंगल 90 नहीं होता, कैसा होगा, कुछ ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसके बाद कम कम होती होती जीरो होगी, फिर बढ़ती 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 मैक्सिमम होगी, फिर कम होती होती जीरो होगी, फिर बढ़ती। तो मीन पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होता है। अब ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो क्या कहता है, ये वेव है और यहाँ पर दो पार्टिकल मार्क करता है, ये 1 और ये 2, और फिर पूछता बताओ किसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका स्पीड ज्यादा होगा, 1 का। क्यों, क्योंकि 1 पर स्लोप ज्यादा। और वैसे आप सोचो 1 किसके अबाउट है, मीन के अबाउट है, मीन के पास में है, तो बताओ स्पीड क्या होगी, ज्यादा। और 2 किसके अबाउट है, एक्सट्रीम के अबाउट, स्पीड क्या होगी, कम। तो ये भी ध्यान रखना, पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्लोप ज्यादा स्पीड ज्यादा, स्लोप कम स्पीड कम होती है। बोलो, तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ये होगा फेज एंगल ए का ज्यादा होगा बी से, और दूसरा हमने बोला ये व्यू कहां जा रही है, ये पार्ट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, और ये कहां, आप ठीक कर देंगे आंसर, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड। एक और करना, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3। पेज नंबर कितना है इसका, 227। पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, देखो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऐसे कैसे हमने उठाया था वहां से, हमने इसको कोई चेंज भी नहीं किया बिल्कुल, पर ये ऐसा क्वेश्चन के बिना हम पेन चलाए कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन भी यहाँ क्या दे रखा है, वाई और एक्स पर ग्राफ दे रखा है, ये सुनो, और वाई और एक्स पर ग्राफ यहाँ पर कुछ ऐसा है, और एक पार्टी पी मार्क किया हुआ है, व्यू जा रही है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एक्स पर, ये बोला ना। और ये भी बोला ये पार्टी पी मेन से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पर होता है, तो आपसे इसका वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी कितना होगा, किसका वेलोसिटी पूछा है, पार्टिकल पी का वेलोसिटी। अब 4 ऑप्शन देखो, 4 में वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखे, इसका मतलब हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना और मैग्नीट्यूड फाइंड। तो एक काम करें, सबसे आसान क्या है, पहले डायरेक्शन वो फाइंड कर ले, वो तुम कर ही सकते हैं। आप बताओ व्यू यहाँ पर पॉजिटिव में जाएगी तो क्या करते हैं, हल्का सा इसको शिफ्ट कर देंगे, और जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर व्यू ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। अब बताओ पार्टिकल भी कहां गया, ऊपर गया, ओहो ऊपर गया, इसका मतलब इसका वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन के अलोंग, प्लस वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, प्लस जे कैप। हम समझ में आ गया हमें कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पर जो भी है वो प्लस जे कैप के अलोंग होता है।
इसका यूनिट वेक्टर कौन है? प्लस जे के। नहीं होगा पता हूं पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी यहां पर अगर देखें तो ये अपवर्ड जा रहा है, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, इसका मतलब प्लस जे के पे। चार ऑप्शन में ध्यान से देखो, एक के ऑप्शन में ऐसा है जहां प्लस जे के, हम आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर दे रखे हैं उसने, नहीं दे रखे हैं, देखो आप बहुत सारे उसके पैरामीटर दे रखे हैं। आप देखो यहाँ पर हमें बोला गया पार्टिकल पी यहाँ पर है, वो मीन से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पर है, तो वेलोसिटी पूछा। अब आपको तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैंने कल पढ़ाया था, उसके दो फॉर्मूले थे। एक तो था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स, पोजीशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला, नहीं था? और एक और था पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ कौन सा लगाना चाहिए? पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूले से। तो बताइए वो क्या है? वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम यूज करें। अब चाहे तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, 2 पाई एन। अरे ओमेगा कौन होता है? 2 पाई एन, और एन कौन है? बोलो एन कौन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं वी अपॉन लैम्डा, और ये बनेगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई? भाई हमें पता है ये एन है, 2 पाई एन ओमेगा है, तो एन क्या बोलते हैं? वी अपॉन लैम्डा। तो इसको बोलते हैं 2 पाई वी अपॉन लैम्डा, और साथ में लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट करें तो देखो आप यहां पर समझो, यहां पर ये वेलोसिटी दिया, लैम्डा दिया, ए सब कुछ दिया हम लोगों। बोलो तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी कितनी दी? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो आप। और लैम्डा कितना दिया? 0.5 मीटर। नहीं देखा 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लिया, और ये भी सेंटीमीटर में है, और ये भी सब सेंटीमीटर में। एक का वैल्यू कितना दिया? 10, एक का वाई का वैल्यू कितना है? 5। हम इसके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पाई यहाँ पर होगा 10, ये होगा बेटा 50, और ये होगा यहाँ पर एक का वैल्यू कितना होगा? 10, 10 का होल स्क्वायर, ये होगा 5 का होल स्क्वायर। जब पार्टिकल मीन से 5 सेंटीमीटर के पोजीशन पर होता है तो वेलोसिटी पूछा है। इसका मतलब वाई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 10, वी का वैल्यू 10, और लैम्डा का वैल्यू 50, सब सेंटीमीटर में आ गया। ये सब आ गया, सॉल्व कर सकते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल होगा। अब बताइए वैल्यू क्या बनेगी? वीपी इक्वल्स टू अगर देखें तो ये बनेगा 2 पाई बाई 5 और इनटू 100 माइनस 25, क्या बनेगा? 75, और 75 का रूट कितना होगा? 5 रूट। इसको ऐसा लिखना, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 2 पाई यहाँ पर होगा रूट 3, और ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। सब डेटा सेंटीमीटर में देना यार, सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन हमें किस में दे रखा है? मीटर पर सेकंड में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोले 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई रूट 3 यहाँ पर होगा अपॉन 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा रूट 3 यहाँ पर होगा पाई अपॉन 50 सेंटीमीटर, नहीं अब होगा मीटर पर सेकंड। और ये किस डायरेक्शन में होगा? वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये प्लस जे के होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम अगर इसको लिखे तो इसका वैल्यू होगा रूट 3 पाई अपॉन 50 मीटर पर सेकंड प्लस जे के होगा। अगर आंसर टिक करना तो प्लस जे के वैसे ही कर सकते हैं कि हमें पता पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो प्लस जे के होगा। लेकिन अगर वैल्यू जानना चाहते हैं तो हमें पोजीशन पता तो उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्लास में, क्वेश्चन नंबर है ना, अपनी क्लास की कॉपी में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डाल के शुरू करने वहीं पर कॉपी में। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जब वो पूछे तो हमसे भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डालकर अपनी कॉपी में नोट करें। मॉड्यूल में मत करना, तो ये मॉड्यूल गंदा नहीं करना मैं। अरे यार मॉड्यूल पे आप बताओ उसका सोल्यूशन, अगर वही लिख दोगे दोबारा इस क्वेश्चन को करोगे तो आंसर पहले दिखेगा। हमें ऐसा नहीं एक बार कर लिया तो मास्टर बन गए हम लोग, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी करना एग्जाम से पहले एक दो बार। तो मॉड्यूल को गंदा नहीं करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर जो भी है वो अपने क्लास की कॉपी में लिखिए। चलिए एक और करना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 22, पेज नंबर होगा 213। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी करिए आप।
क्योंकि जेके पे अबे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो प्लस वाई के अलोंग वेलोसिटी होगी उसकी, प्लस वाई वेलोसिटी होगी तो एक्स के अलोंग हो ही नहीं सकता, और जब एक्स के अलोंग नहीं हो सकता आई के पे से बोलेंगे। आंसर तो एक ही होगा ना, जब प्लस जेके हो तो आई के पे से होगा। यूनिट वेक्टर पढ़ा ना हम लोगों ने। है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला कि एक वायर स्ट्रेच्ड वायर है, उसके अंदर वेव ट्रेवल कर रही है, और जो वेव ट्रेवल कर रही है उस वेव की इक्वेशन दे रखी है आपको तीन बातें नहीं भी प्लीज। एक वायर स्ट्रेच्ड वायर है, उसके अंदर वेव ट्रेवल कर रहा है, और जो वेव उसमें ट्रेवल कर रहा है उस वेव का स्पीड आपको दे रखा है, मतलब उस वेव का आपको इक्वेशन दे रखा है, तीन इक्वेशन। अब उसमें पूछ रहा है कि तीनों इक्वेशन आप चेक करके बताओ कि ऐसी कौन सी वेव की इक्वेशन है जहां पर मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग मैक्सिमम है, और ऐसी कौन सी वेव की इक्वेशन है जहां पर वेव वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो पहले तो हम ये समझे कि मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। बच्चों मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम, और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, और स्ट्रिंग स्पीड का मतलब होता है स्ट्रिंग के पार्टिकल का स्पीड। अब स्ट्रिंग थोड़ी मूव करती है, स्ट्रिंग का पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करता है। जब स्ट्रिंग के अंदर वेव बनती है बेटा हॉरिजॉन्टली, तो वेव जाती है हॉरिजॉन्टली, तो बताओ वेव के अंडर में स्ट्रिंग का जो पार्टिकल होगा करता है अप एंड डाउन परपेंडिकुलर करता है, मोशन करता है, ऑसिलेशन करता है, नहीं करता है। तो यहां पर क्या पूछ लिया उसने, मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड बोला, तो इसका मतलब हम अपने मन को समझाएंगे यार ये मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड की बात कर रहे हैं। अरे मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, और ये है कौन, मैक्सिमम परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव करता है, तो ये मैक्सिमम परपेंडिकुलर स्ट्रिंग पार्टिकल स्पीड की बात कर, अल्टीमेटली वीपी मैक्सिमम की बात कर, और हमें पता है वी मैक्सिमम कितना होता है ए ओमेगा। तो हमें चेक करना इन तीनों वेव की इक्वेशन में कि कौन सी ऐसी वेव है जिसके लिए वीपी मैक्सिमम मैक्सिमम है, और ऐसी कौन सी वेव की इक्वेशन ऐसी है जिसमें वेव वेलोसिटी मैक्सिमम है। कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट टर्न पे कि वेव की इक्वेशन होती है ए sin ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो टर्म आती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के पीछे जो टर्म आती है उसको फेज एंगल कहते हैं। और कंडीशन उसमें ये भी है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा कहलाता है और एक्स का कोफिशिएंट के कहलाता है। पढ़ सकते हैं हम लोग, तो सब पढ़कर बताना। देखें सब लोग बताना, पहली वाली जो वेव की इक्वेशन है उसके लिए वीपी मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा। ए ओमेगा, ए का वैल्यू 2, और ये कितना 6, कितना होगा बेटा 12, सही बोला। और वेव का वेलोसिटी ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना 6, ये कितना 3, कितना होगा 2, यस और नो, यस। दूसरे वेव की इक्वेशन वीपी मैक्सिमम बताना दूसरी वेव के लिए, बोलो। ए ओमेगा होता है तो बताओ कितना होगा 3 इंटू 12, कितना 36, बी ओमेगा आई के कितना, बोलो 12/3 कितना 4 होगा। चेक कर रहा था मैं आपको, फिर चेक कर रहा था मैं आपको। अब ठीक है सर। अब बताइए वीपी मैक्सिमम जो अगला होगा बताइए क्या होगा। ए ओमेगा कितना, ए का वैल्यू 4, ये कितना 11, बताओ कितना होगा 44, और ये कितना होगा 11/5, कितना होगा बेटा 2 पॉइंट। तीनों की हमने बात निकाली। बस आपको ये क्वेश्चन में ये समझिए, इसमें यही तो क्लाइमेक्स है इस क्वेश्चन का, बस ये समझना था वर्ड क्या है। मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड का मतलब होता है बीपी मैक्सिमम। बाकी तो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। बताओ ऐसी कौन सी वेव की इक्वेशन है जहां पर बीपी मैक्सिमम मैक्सिमम है, 12, 36, 31, ये इसका मैक्सिमम नहीं है। और ऐसी कौन सी वेव की इक्वेशन है जिसमें वेव वेलोसिटी मैक्सिमम है 2, 3, 2.2, क्या होगा 3, तो बताओ आंसर कौन सा जाएगा 4 हो जाएगा। बोलो भाई।
तो फिर एक और पढ़ना आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर होगा 211। ये भी एग्जाम एपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 211। पढ़ा? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता है तो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, नहीं बोला ऐसा? फिर उसने बोला कि एक्स और वाई का जो सेपरेशन है वो कितना, 600 मीटर। एक्स वाई का बीच का जो सेपरेशन 600 मीटर है, उस सेपरेशन को वो वेव उस 2 सेकंड में कवर करता है। तो आपसे पूछा कि एक्स वाई के बीच में नंबर ऑफ वेव नहीं, तो हमें कि एक्स वाई के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना टाइम में कवर करती है? 2 सेकंड। तो हमें पता वेव का फ्रीक्वेंसी कितना, 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में 500 वेव जनरेट हो रही है। 500 वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड का मतलब होता है 500 हर्ट्ज। ये तो मतलब है। तो 1 सेकंड में जब 500 वेव बनती है तो बताओ 2 सेकंड में कितनी वेव बनेगी? 1000। बिना पेन चलाए कर सकते। हमें पता कि 1 सेकंड में वेव 500 बनती है, 500 लेमडा बनती है। एक बात और ध्यान रखना, नंबर ऑफ लेमडा का मतलब नंबर ऑफ वेव होता है। अरे एक वेव लेंथ का मतलब एक लेमडा, एक लेमडा का मतलब एक वेव। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ वेव कितनी होगी, ये पूछा। तो बताइए 1 सेकंड में कितने लेमडा जनरेट होते हैं? 500 लेमडा। 1 सेकंड में 500 लेमडा बनते हैं, तो 2 सेकंड में कितने बनेंगे? 1000। और नहीं पेन चला के भी कर सकते हो। पेन कैसे चलाते हैं इसको देखिए। बताइए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहां पर बात हो, वेव का स्पीड निकाल सकते हैं। वेव का स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो। बताओ कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चलता है वेव? बोले 600 मीटर डिस्टेंस चलता है 2 सेकंड में, तो बताओ वेव का स्पीड कितना होगा? 300 मीटर पर सेकंड। बोलो वेव का स्पीड कितना होगा? 300 मीटर पर सेकंड। फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखो वेव का लेंथ है ना, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ का पता होता है बी अपॉन एन। बी का वैल्यू कितना? 300 मीटर पर सेकंड। और एन कितना है? 500। तो बताओ एक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3/3। एक वेव की लेंथ कितनी होगी? 3/5। अब हमें पता लगे कि एक वेव की जो लेंथ है ना वो 3/5 मीटर। तो आपसे पूछे 600 मीटर में ऐसी कितनी लेमडा आ जाएंगी? तो बोले यार कुछ नहीं, नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालनी है आपको, तो नंबर ऑफ लेमडास। और उसको तो लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस। बोलो एक वेव की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। और एक वेव की डिस्टेंस कितनी है? 3/5 मीटर। सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 1000 यहाँ पर व्यूज आ जाएंगे। भाई हमें पता लग गया कि 600 मीटर में आपसे पूछी नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, तो एक वेव की लेंथ निकाल ली हमने, वो कितनी है? 3/5 मीटर। जब एक वेव की लेंथ 3/5 मीटर है, तो ऐसे 3/5 3/5 3/5 वो 600 मीटर में कितनी बार आ जाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 600। और एक वेव की डिस्टेंस कितनी? 3/5 मीटर। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी? 1000 हो जाएगा। और या फ्रीक्वेंसी का मीनिंग पता, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 500 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में 500 वेव बनती है, तो 2 सेकंड में कितनी बनेगी? 1000। बिना पेन चलाए कर सकते। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, आपको लिखिए। नहीं लिखेंगे आप? हाँ लिखिए।
in a progressive wave, in a progressive wave, path difference of 40 centimeter, path difference of 40 centimeter is equivalent, path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference of 1.6 pi radian, 1.6 pi radian. If speed of wave is 300 meter per second, if speed of wave is 300 meter per second, then find frequency of wave. यार देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको वेव का समझाया था कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पे। 2 पाई और लैम्डा और टी तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। 2 पाई इक्विवेलेंट टू लैम्डा होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट टू टी होता है। नहीं बताया था ऐसा? तो बताओ यहाँ पर हमने इसको चेंज करके लिखा था डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी। नहीं बोला था ऐसा बच्चों? ये इक्विवेलेंट होने का मतलब ये इक्वल जैसे होते हैं, पर इक्विवेलेंट लिखते हैं क्योंकि इक्वल तो लिख नहीं सकते, ये रेडियन में ये सेकंड में इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर हमने यहाँ पर इक्वल साइन लाने के लिए इनका रेशियो बनाते हैं। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप होता है। नहीं बताया था आपको? व्यू में बताया था। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या देगा? फेज डिफरेंस भी दिया, पाथ डिफरेंस भी दिया, जो भी दिया और जो भी यहाँ पर है ना, तो उसमें से अलग करते फॉर्मूला बनाते क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 टर्म होती है, कोई भी 2 टर्म आपको देता है तो 2 टर्म क्या दिया आपने? डेल्टा थीटा भी दिया है और डेल्टा एक्स भी दिया है। हम इन दोनों को अलग करते हैं, फॉर्मूला बना के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बताओ डेल्टा थीटा कितना? क्वेश्चन बोलो। 1.6 पाई रेडियन है और ये कितना है? 2 पाई। बताओ ये कितना है? अब यहाँ 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बच्चा गलत करता है यार, आता है क्वेश्चन गलत करते हैं। ये ध्यान रखना यूनिटलेस टर्म होती है, तो जो ऊपर यूनिट आती है वो यूनिट नीचे आएगी। अगर आप इसको 40 सेंटीमीटर लिखते हैं डेल्टा एक्स को, तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर इसको मीटर में लिखते हैं तो इसको मीटर में लिखना होगा। अब क्या करता है बच्चा? यहाँ तो लिखता है 40 सेंटीमीटर, यहाँ इसको समझता मीटर। अरे अलग कैसे हो सकता है आप बताओ? तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये है 0.4 मीटर, उसको आप एक काम करो मीटर में कन्वर्ट कर दो पहले। तो 0.4 मीटर होगा, तो बताओ लैम्डा भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। अबे यूनिट की गलती करेगी तुम लोगों ने कुछ नहीं। जिनका 6 आंसर आ रहा है गलत आ रहा है, कितना आना चाहिए? 600 आना चाहिए। तो ये 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर यहाँ पर होगा, तो ये लैम्डा भी मीटर में आएगा। अगर ये 40 सेंटीमीटर लिखेंगे तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है बात? सॉल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। इसको सोल्व करना, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? 0.5 मीटर आएगा। क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लैम्डा। बताओ v तो v 300 और लैम्डा कितना है? 0.5 यहाँ पर दिया है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 600 हर्ट्ज यहाँ पर बनेगा। तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस रिलेशन होता है। ये टर्म यूनिटलेस होती है, तो ध्यान रखें जो ऊपर यूनिट होती है वही यूनिट नीचे भी। तो ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे लैम्डा भी सेंटीमीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर पढ़ना है, या फिर उसको मीटर में लिख रहे हैं तो उसको मीटर में लिखना होगा। कर लेंगे भाई। एक और लिखा क्वेश्चन, अब वर्ड्स पर ध्यान देना। क्वेश्चन इन प्रोग्रेस
नहीं, इन ए ट्रांसवर्स, इन ए ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, in a transverse progressive wave, distance between crest and nearest trough, distance between crest and nearest trough is 4 centimeter, 4 centimeter, कॉमा लगा दो, फिर लिखो the distance between, फिर लिखो the distance between crest and trough, कॉमा लगा के दोबारा लिखना था the distance between crest and trough at same place, at same place, at same place is 2 centimeter, 2 centimeter, and go, and the next crest, and the next crest appears, and the next crest appears at same place, and the next crest appears at the same place after a time interval of, and the next crest appears at same place after a time interval of 4 seconds. 4 seconds. Then find. अब पूछूंगा फाइंड तो अभी तो क्वेश्चन चल रहा था. Then find equation of wave. इस वेव की इक्वेशन लिखनी है. क्या हुआ? ऑप्शन दो सर है. हमने क्रैश और ट्रप आपको पढ़ाया था, तो बस उसकी महिमा की व्याख्या करिए. क्रैश और ट्रफ की जो महिमा है उसको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन. क्रैश और ट्रफ पे क्वेश्चन कैसे बना सकता वो देख रहे हैं. अबे क्या देखना है उसको दिमाग में रखा कर सब पाते हैं. हर चीज को देखेगा कॉपी में. जवान आदमी आज वो नहीं है यार. एक और बंदा वो यहाँ आता है यार. वो कहाँ बैठा है? चला गया होगा मतलब. हाँ. नहीं नहीं वो कोई बात नहीं. मतलब अभी यहाँ नहीं है. मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ. क्या अच्छा चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन का. अच्छा क्वेश्चन करिए. हुआ? बोलो आंसर बेटा. 1 साइन और क्या करेक्ट आंसर. गुड शाबाश. ऐसा थोड़ी है क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं. क्वेश्चन आपके लेवल का भाई. आप कर सकते हैं उसको. पढ़िए उसको. पूछने का स्टाइल है उसका. आ गया होगा बच्चों. क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट यह बोला कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रफ वो कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो आपको पता क्रेस्ट टू क्रेस्ट कितना होता है? 4 सेंटीमीटर. क्रेस्ट टू कितना होता है? लैम्डा. ट्रफ टू ट्रफ कितना होता है? लैम्डा. क्रेस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रेस्ट लैम्डा बाई 2 होता है. तो इसने क्या बोला? क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का सेपरेशन दिया. इसका मतलब कौन है? लैम्डा बाई 2. तो पहला स्टेटमेंट तो लैम्डा बाई 2 होगा और उसका वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है. तो बताइए लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया? बोलो. लैम्डा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर. मेरे को पता लग गया कि 8 का है ना. लैम्डा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर. और जब लैम्डा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर तो बताओ यहाँ पर के पता कर सकते हैं हम लोग. बताओ के कितना होगा? बोले के का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा. 2 पाई तो 2 पाई है. लैम्डा का वैल्यू 8. बताओ कितना आएगा? पाई बाई 4. ये पता लगा. अब आगे बढ़ने. एक चीज और दी. एक ही प्लेस पर क्रैश और ट्रफ बने तो उनका सेपरेशन कितना है?
2 सेंटीमीटर। तो उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन क्रैश एंड ट्रफ एट सेम प्लेस। देखो एक तो ये क्रैश बना और ये ट्रफ बना, उसी प्लेस पे बना। तो बताओ क्रैश और ट्रफ के बीच का सेपरेशन जो होता है ना बेटा, उसको 2a बोलते हैं। पूछने का स्टाइल है उसको। अरे यार एक ही पोजीशन में क्रैश भी बने और एक ही पोजीशन में ट्रफ भी बने, हमें पता है एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो क्वेश्चन में तो कर सकता है ना वो। एक ही पोजीशन पे क्रैश और ट्रफ के बीच का सेपरेशन, बोले क्रैश और ट्रफ का सेपरेशन कितना होगा? 2a। अरे ऊपर है नीचे, तो बताओ कितना होगा? 2a। अब 2a का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ a का वैल्यू कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट देने का स्टाइल है उसका। देखो फिर उसने एक बात और बोली, एक प्लेस पे क्रैश को दोबारा क्रैश बनने में टाइम कितना? अब एक क्रैश को क्रैश बनने में टाइम t लगता है, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड यहां पर दिया और वो कितना है? 4 सेकंड। और अगर ये 4 सेकंड है बेटा, तो आप समझ जाना ओमेगा कितना है? 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बाई 4, मतलब ये होगा पाई। आपके पास ओमेगा पता है, आपके पास के पता है, आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब मानेंगे प्लस माइनस दोनों से। आपको इनिशियल फेज एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, क्या मानेंगे? 0। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ इक्वेशन बताओ, जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे? y is equals to a sin omega t प्लस माइनस के एक्स, ट्रांसवर्स वेव की नेचर है ये। तो y is equals to a का वैल्यू कितना? 1। ये होगा साइन, ये कितना होगा? पाई बाई 2t प्लस माइनस पाई बाई 4 इंटू एक्स होगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो केवल क्रैश और ट्रफ के बीच में क्वेश्चन, क्रैश टू ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। और एक ही पोजीशन में क्रैश और ट्रफ बने तो क्या बनेगा? 2a। और क्रैश को क्रैश बनने में टाइम कितना लगेगा? t। 3 चोज हमें दे रखी, ये वेव के 3 मेन पैरामीटर जो उसने क्रैश ट्रफ के लिंग्वेज से दिए थे, हमने पता कर लिए, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलिए। तो इस तरह की बातें यहां पर हो सकती है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। हम लोग वेव के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एक एलिमेंट और पढ़ते हैं और उसका नेम है इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव। इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव। अब ये ऐसा आर्टिकल है बेटा जो हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडल में है। एक दो क्वेश्चन के बात कर लेते हैं क्या होता है इसका। इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव, तो इंटेंसिटी क्या बताना चाहता है बच्चों? वेव मीडियम में ट्रेवल करता है, और जब वेव मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने साथ एनर्जी को लेकर चलता है। तो आज हम लोग सीखना जानना चाहते हैं कि जब वेव मीडियम में चलता है तो उसमें एनर्जी ट्रेवल करता है, तो उसमें एनर्जी कितना ट्रेवल कर रहा है, हम उस अमाउंट को डिफाइन करना चाहते हैं। एनर्जी के अमाउंट डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए हम एक आर्टिकल यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब जब भी बड़ी आ जाए इंटेंसिटी, तो आपको मीनिंग रिलेट करना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी की बात होती है। वेव जब मीडियम में चलता है तो अपने साथ एनर्जी को लेकर चलता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वेव में एनर्जी कितना पास हो रहा है, एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन करना चाहते हैं। तो एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये आर्टिकल यहां पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब देखो उसका मीनिंग क्या है। वेव प्रोपोर्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितना वेव का मैक्सिमम एनर्जी पास होता है, वो वेव की इंटेंसिटी कहलाता है। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर एरिया कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। अगर इंक्लाइन होगा तो एनर्जी कुछ बाहर निकल जाएगी, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो। तो वेव प्रोपोर्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना वेव का मैक्सिमम एनर्जी पास होता है, हम इंटेंसिटी। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आप सुन रहे थे, ये वेव मीडियम में जा रहा है। तो इस वेव प्रोपोर्शन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना वेव का मैक्सिमम दिखता है, हम उसको बोलते हैं वेव की इंटेंसिटी। ओके, देखो मैं और आपको समझाऊं डायग्रामेटिक। तो मान वेव मीडियम, और वेव मीडियम में ट्रेवल करता हुआ मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसकी वैल्यू ए है, परपेंडिकुलर एरिया ये उस पर इंसिडेंट, और मानते हैं इस एरिया की लेंथ यहाँ पर सपोज एल है, और ये यहां से बाहर निकल रही है एनर्जी, और जिस मीडियम में वेव जा रही है उस मीडियम की डेंसिटी मान लीजिए वो है। एनर्जी यहां पर एंटर करती है, यहां पर बाहर निकलती है। मान लेते हैं एनर्जी जो बाहर निकला वेव का मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्स एनर्जी, और यहां से यहां तक पास होने में इसको टाइम टी लगता है। दोबारा सुनो, वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है, बताओ कितने एरिया से पास हो रही है? ए परपेंडिकुलर एरिया से पास हुई। कितने टाइम में पास हुई है? टी टाइम में। कितनी एनर्जी पास हुई? ई मैक्स एनर्जी पास हुई। कितनी एनर्जी पास हुई? कितने टाइम में?
कितने परपेंडिकुलर एरिया से? कौन से मीडियम में? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी रो है। तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं। तो इंटेंसिटी का मीनिंग देखो क्या होगा, कितनी एनर्जी पास हुई, कितने एरिया से, कितने टाइम में। तो हम बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी पास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, और हम इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव। पूरी फिजिक्स में आप जहां कहीं भी इंटेंसिटी की बात करेंगे उसका फॉर्मूला होता है, आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में इंटेंसिटी, फोटोन की इंटेंसिटी, वहां भी यही फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। कितनी एनर्जी पास हुई, ई मैक्स, कितने एरिया से, ए से, तो हमें ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसे डिवाइड करने का मतलब यूनिट एरिया हो गया, और इसे डिवाइड करने का मतलब यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से जितना एनर्जी वेव का पास होता है वो वेव की इंटेंसिटी कहलाता है। अब इसको हम ऐसा यूनिट में लिखना चाहते हैं, एनर्जी का मतलब जूल, और अपन क्या होगा, मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, बोल सकते हैं जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, इसको बोलते हैं ना, इसकी ऐसा यूनिट होती है। हम इसको चाहें तो ऐसा ही बोल सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, और इसीलिए इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी का मतलब होगा पावर अपॉन एरिया होता है, नहीं हो सकता पावर अपॉन एरिया, और पावर को क्या बोलते हैं, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, या इसको बोलते हैं पावर अपॉन एरिया। बोलिए थोड़ा सा और आगे मैं इसको लिखूं तो बात को समझना। अगर मान ले एरिया का वैल्यू सपोज 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, कितना, 1 मीटर, मतलब यूनिट एरिया हो जाए, और टाइम भी कितना हो जाए, सपोज 1 सेकंड, मतलब यूनिट टाइम हो जाए। अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो बताओ आई क्या होगा, देन आई क्या होगा, आई होगा ई मैक्स के बराबर होगा। बोलो भाई, मैं आपको वही समझा रहा हूं। बेसिकली इंटेंसिटी है कौन है, इंटेंसिटी ये एनर्जी का वो अमाउंट है जो यूनिट एरिया, तो कहीं इंटेंसिटी उसका सीधा अपने माइंड में रिलेट करना, यार इंटेंसिटी की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। अब इंटेंसिटी है कौन, बेसिकली ये एनर्जी का वो अमाउंट है जो यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में पास होता है। बोलिए, तो ये तो हुआ इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग, जो पूरी फिजिक्स में कहीं भी अगर इंटेंसिटी आ जाए तो हम ऐसा लेते हैं। पढ़ रहे हैं यहाँ वेव कौन सी पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी इंटेंसिटी के लिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा अभी बात सुनना ध्यान से, बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव की इंटेंसिटी की बात। मैं बोल रहा हूं मेरी बात आप सुन रहे हैं, इस वेव की इंटेंसिटी की बात, मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो हम इस इंटेंसिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये तो होता ही है। अब बताओ ये एनर्जी किसकी है, वेव की एनर्जी। अबे किसकी है, और वेव जब मीडियम में चलता है तो ये एनर्जी किसको मिलता है, पार्टिकल को। किसको मिलता है, और पार्टिकल एनर्जी लेकर क्या करता है, एसएचएम करता है, नहीं करता है। तो मैं इस एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, किसकी एनर्जी फॉर्म है। पर हमें पता है पार्टिकल एनर्जी कैसी होती है, एसएचएम की एनर्जी होती है, और हमें पता है एसएचएम की एनर्जी दो तरह से होती है, पोटेंशियल काइनेटिक, नहीं होती। तो हम इस एनर्जी को पार्टिकल की एसएचएम की एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, और हमें पता है दो तरह से होती है, तो दोनों तरह से लिखें, या फिर एक काम कर सकते हैं, हमें पता है पार्टिकल जब एनर्जी लेता है तो मीन पर जब एनर्जी लेता है तो पूरी पूरी कन्वर्ट किस में करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम करें, इस एनर्जी को हम पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिख लें, लेकिन वो लिख लें मीन पोजीशन में लिख लें। तो बताओ पूरी पूरी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। तो मैं इस एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन मीन पोजीशन में लिख रहा हूं, तो बताओ कौन सी एनर्जी लिखनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस एनर्जी को लिख रहा हूं ऐसे, हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू टाइम। बताओ वी मैक्स क्यों लिखा, मेन पे लिख रहा हूं ना। आप बताओ पार्टिकल की एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग, और पार्टिकल एनर्जी मेन पे कौन सी होती है, मैक्सिमम कौन सी होती है, काइनेटिक होती है ना यार। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगी, मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया। हमने वेव की एनर्जी को पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिखा, कहां लिखा, मीन पर लिखा। मीन पर एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक, मैंने इसको ऐसा, बस मीन पर वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम, इसलिए इसको लिखा वी मैक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बताओ एम कौन है, वो तो मेरे को भी दिख रहा मास, किसका मास है, पार्टिकल का मास, किसका। पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक पार्टिकल का मास, बोलो सर एक पार्टिकल का मास नहीं, बोलो सर ये एनर्जी जो यहाँ पर ई मैक्स है ना, ई मैक्स को हमने लिखा हाफ एम स्क्वायर, तो ये ई मैक्स एक्चुअल में जो ई मैक्स एनर्जी है, ये टी टाइम में पास होने वाली एनर्जी। देखो ना ई मैक्स कितने टाइम में निकली है, अभी तुमने टी से डिवाइड किया यूनिट टाइम के लिए,
तो हम बोलते हैं ई मैक्स एनर्जी बेसिकली यहां से यहां तक पास हुई, तो यहां से यहां तक मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स है ये उन सबकी एनर्जी लिखी है, उन सबकी एनर्जी है मतलब उन सबका मास है। अरे मेरी एक बात है कि जो ई मैक्स को हमने क्या लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो बताओ ई मैक्स क्या एक पार्टिकल की एनर्जी है क्या? बोले सर नहीं, ये ई मैक्स ऐसी एनर्जी है जो यहां से यहां तक पास हुई है टी टाइम, टी टाइम में पास होने वाली एनर्जी है ये। तो क्या टी टाइम में यहां से यहां तक पास हुई तो क्या एक ही पार्टिकल के यहाँ के बीच? बोले नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो टी टाइम के अंदर जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स है उन सबकी एनर्जी है ये, मतलब उन सबका मास है। अब उन सबका मास कैसे लिखे? बोले काम कर रहे हैं हम, पार्टिकल को मारो गोली, हम तो मीडियम का मास लिखे। अब मीडियम किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। और हम बात कर चुके हैं आइडियल कंडीशन, मीडियम मेरा होमोजीनियस होता है, मीडियम में कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होता। तो काम करें हम लोग, मास जो लिख रहे हैं ये पार्टिकल का मास है, लेकिन ये एक पार्टिकल का नहीं है। टी टाइम के अंदर जितना मीडियम पार्टिकल्स हैं उन सबका मास है, तो हम एक काम करें उन सबका मास की जगह हम मीडियम का मास लिखें। बोलो ना। अब बताओ इस मीडियम का मास कितना होगा? आप नहीं बताएंगे। अरे मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बताओ उसका वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू लेंथ। अरे वॉल्यूम यही तो होगा, एरिया इनटू लेंथ मीडियम का, ठीक है। और ये हो डेंसिटी, मीडियम का डेंसिटी रो, और इसको आगे बढ़ाएं। वी मैक्स कौन है? वी मैक्स ए ओमेगा कौन है? स्क्वायरिंग है, क्या करूं? ए स्क्वायर लिख दूं, और ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर को बोलते हैं 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। गलत लिखा? सही लिखा। समझ में आ गया आपको? अबे ए ओमेगा को ओपन कर दिया तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना था? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एरिया इनटू। ए से तो ए साफ, इस 2 से ये 2 साफ, ओके। चलो लिखते हैं, अब क्या बचा? ऊपर बचा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से यहां तक वेव चलती एल डिस्टेंस कितने टाइम में? टी, तो एल अपॉन टी ये कौन है? वेव की स्पीड है, और ये बनी आई। बच्चों इंटेंसिटी और प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो इनटू वी होता है, और ये ऐसे बनता है। बेसिक फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसको आगे फर्दर डिस्कस करें तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है, और ये ऐसे बनता है। पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव है, हम एग्जॉक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से इस फॉर्मूला को वर्बली ध्यान रखें। प्रोग्रेसिव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो इनटू वी होता है। पर अगर देखें तो ये फॉर्मूला आता कहां से? बोलिए ऐसे, बोलो ना कौन सा होगा? भी कौन सा? भी वो वहां ये तो वेव का है ना। अरे वेव एनर्जी जा रही है, बताओ के कितना डिस्टेंस चली यहां से? एल डिस्टेंस चली, कौन चली है? वेव चली, और कितना टाइम में चली? तो वेव का स्पीड है ना। पार्टिकल तो ऐसे करता है वर्टिकली, हम तो बोलते हैं ये वेव की वेलोसिटी। कौन है ये? अबे वेव है ना, वेव चला मीडियम में कितना डिस्टेंस? एल डिस्टेंस, कितना टाइम में? टी, तो एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेव का स्पीड होता है। बताओ फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो। 2 कौन है? कांस्टेंट। पाई स्क्वायर कौन है? 10। अबे 10 ही होता अबाउट में, तो ये हो गया 20। कौन हो गया? 20। ये कौन? एम्पलीट्यूड। ये कौन? फ्रीक्वेंसी। ये कौन? मीडियम की डेंसिटी। ये कौन? वेव की वेलोसिटी। ध्यान रखना, ये रो के साथ वी लिख रहे हो, वी वॉल्यूम नहीं है ये। बच्चों को वॉल्यूम दिखता है कहीं को? बोलो डेंसिटी वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी वॉल्यूम, बोलो मास। तो ध्यान रखना डेंसिटी मीडियम का है, और वी कौन है? वेव की वेलोसिटी। अब इस फैक्टर को, इस फॉर्मूले को देख के बताओ कि इंटेंसिटी जो प्रोग्रेसिव वेव का है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये दोनों पैरामीटर मीडियम के हैं। अगर सोचो मीडियम कांस्टेंट है तो रो भी क्या होगा? कांस्टेंट। और वेव की वेलोसिटी भी मीडियम पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट। और अगर मीडियम कांस्टेंट है तो रो भी कांस्टेंट है, तो बताओ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए स्क्वायर एन स्क्वायर। यहां पर रिजल्ट भी बना सकते हैं। रिजल्ट क्या? देखो सुनना ध्यान से। रिजल्ट, पहला रिजल्ट तो यही बोलते हैं, फॉर ए गिवन मीडियम, फॉर ए गिवन मीडियम। अगर मीडियम गिवन है इसका मतलब मीडियम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। अरे मीडियम गिवन का मतलब मीडियम क्या हो गया? और मीडियम अगर कांस्टेंट तो मीडियम से जो रिलेटेड टर्म है रो और वी वो क्या होगा?
कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट तो बताओ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। मीडियम कांस्टेंट एक क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा, बोले अगर क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो मीडियम उसके लिए कांस्टेंट मानते हैं। अगर मीडियम चेंज करेगा तो लिख के देगा ना साला कि पहले ये था और बाद में ये हो गया, नहीं बोल रहा कुछ भी, तो मीडियम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और मीडियम अगर कांस्टेंट तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, फॉर ए गिवन मीडियम फॉर ए गिवन सोर्स, फॉर ए गिवन मीडियम फॉर ए गिवन सोर्स, नहीं हो सकता ऐसा। मतलब ये मीडियम गिवन और सोर्स भी गिवन है तो क्या क्या कांस्टेंट होगा, रो वी एन कांस्टेंट होगा। तो बताओ फिर कंडीशन क्या बनेगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा। लिखिए आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है। इसी को फर्दर डिस्कस करें तो प्रोग्रेसिव इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो इनटू वी होगा। और इसको हम देखें तो ये इंटेंसिटी तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पर और मीडियम पर डिपेंड। मीडियम अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, और अगर मीडियम भी कांस्टेंट है और सोर्स भी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। लिखिए जवानों, बस अब तो फ्री हो जाओगे, क्लास थोड़ी है आपकी, कहाँ है क्लास, अच्छा एवं सर की क्लास। ना बेटा, अच्छा आजा, कल आ जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे तुम, जेके भाई सर आएंगे उधर से, वो इधर फ्री होंगे तभी तो आएंगे इधर हैं? सब जानते हैं आप कौन कहाँ क्या है ना, सब पता है आपको, हिस्ट्री सबका बायोडाटा पता है आपको वो साल हो गए तू तो कोटा पहली बार आया हुआ है ना, लग रहा तेरे चेहरे से कहाँ से आया बेटा, त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा से आप आए तो आपको सब समझ आता है, हम जो बोलते हैं भाषा लैंग्वेज वगैरह कुछ है ना, मतलब ऐसा वहां पढ़ा आपने कभी फिजिक्स क्या होती है सवाल ही नहीं उठता, एलन इज बेस्ट, मतलब है ना, कहीं कोई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं। आकाश वाले भी घास काटते हैं, वो एक ही जैसा पढ़ा जाता है वो। यहाँ तो क्या एक्सक्लूसिव होता है, शोरूम उधर होता है ना, ब्रांडेड शोरूम होता है, मतलब जिसे कहता है एक तो एक दुकान है जहाँ पर कपड़े सब मिल जाते हैं, पैंट शर्ट बुशर्ट शर्ट और साड़ी वगैरह सब मिल जाती है, एक्सक्लूसिव केवल पैंट ही पैंट मिलेगी और इस कंपनी का मिलेगा, शूज तो शूज शूज मिलेगा। तो हमारा ऐसा ही है, हमारा क्या ब्रांडेड मामला है, समझ ना आकाश में क्या होता है कि एक टीचर रहेगा सब पढ़ाएगा दादा, और वो क्या सब पढ़ाएगा तो सब में वो कोई, आप बताओ सब पढ़ाएगा तो मास्टरी तो हो ही नहीं सकती ना किसी में भी, यहाँ वो सब में चलता है। यहाँ स्पेशलिस्ट है, जैसे होता है ना एमडीएमएस करते हैं हम लोग, एमबीबीएस करने के बाद एमडीएमएस करना पड़ता है, फिर डीएम करते हैं, तो यहाँ सब डीएम है एमडी की बात है। वो सब एमबीबीएस होते हैं पढ़ाते रहते हैं एमबीबीएस। अब पीएचडी सब मिल जाती है आजकल डिग्रियां हैं। क्या
उधर से। अरे यार इसी की बात करी, वो तो एक्सक्लूसिव होता है, वो रैंक 1 2 3 पढ़ाना से थोड़ी आती है, वो तो आती है बच्चे में क्या क्वालिटी है, वो तो कहीं भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो सकता है, कुछ भी, वो तो किसी का भी हो सकता है। वही बात आ रही ना, नंबर 1 2 3 बहुत पूरे से पूरे मार्क्स कौन ला सकता है बताओ? जो टीचर जिसने पेपर बनाया उसको बिठा दो आप, वही ला पाएगा नंबर पूरे से पूरे। गलतियां सिली मिस्टेक ह्यूमन बीइंग पर वो ला रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ऊपर से दिया है। जिस जिस टीचर ने पेपर बनाया उसको बिठा दो और क्वेश्चन पेपर दो सेम, कितने बनाया था ये, और तू ये क्वेश्चन ये कितने पेपर बनाया तो सोल्व के बता दो, वो भी 2 क्वेश्चन गलत कर देगा उसको। सिली मिस्टेक कह रहा हूँ, आता क्वेश्चन तो उसको आता ही है, सिली मिस्टेक कह रहा हूँ ना, तो पेपर में उसका सब पूरे से पूरे मार्क्स आना बहुत बड़ा, मतलब ये कहते कि वंडर है बहुत बड़ा, तो वो बच्चा लाता, इसका मतलब ऊपर से कुछ ना कुछ इफेक्ट है, तभी आ सकते हैं ऐसे भाई, तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हैं आप? लेवल है। क्वेश्चन करिए आप। पढ़िए। I1/I2 फाइंड करना है। ये 2 वेव का डायग्राम आपको बना के दिया, आपसे पूछा है इन दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। जो डायग्राम मैंने बनाया है वही बनाना है, आपके मन से कोई डायग्राम मत बनाना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अदरवाइज। जो डायग्राम मैंने बनाया है वही बनाना है, बाकी तो क्वेश्चन कर। बोलो आंसर। आंसर आएगा 25/9 हो जाएगा। बच्चों पहले तो बताओ, ये दोनों भी आपको दे रखी क्वेश्चन है ना, इन दोनों के मीडियम के बारे में क्या विचार है? मीडियम के बारे में कुछ कहा गया उसने? अरे मीडियम के बारे में कुछ नहीं किया तो मीडियम क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर सबको बात? मीडियम कांस्टेंट। तो बताइए फिर बात बताइए, दोनों की फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या विचार? दोनों की फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या विचार? फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अलग अलग है। हाउ कैन से अलग अलग? बोले सर दोनों वेव की नंबरिंग अलग अलग है। देखो जितने टाइम में ये एक वेव यहां पर बन रहा है, उतने में ये वेव यहां पर 1 2 3 बन रहा है। बच्चों नंबर ऑफ व्यू अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ व्यूज प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ व्यूज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा व्यू बनेगी ना उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी कम व्यू बनेगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। बच्चों नंबर ऑफ व्यू अलग अलग है ना, तो फ्रीक्वेंसी अलग। और आपको पता लग गया फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन मीडियम सेम है, तो इंटेंसिटी का रिजल्ट क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर होगा। रो भी तो कांस्टेंट ही है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर, पता उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? I1/I2 इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा N1/N2 का होल स्क्वायर। ऐसा बोलो। अब आप बताइए A1/A2 कौन होता है? बोले एम्पलीट्यूड। उसका रेशियो कितना है? 5:1 का होल स्क्वायर। अरे 1 का 5 1 का 1 है ना। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ेंगे? तो सुनो फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ते हैं। बताइए ऊपर वाला वेव कितना बना है? मान लीजिए को बनने में टाइम टी लगा, बनने में टाइम, बनने में टाइम, बनने में टाइम टी लगा, तो नंबर ऑफ व्यू अपॉन टाइम, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। कितना व्यू बना? 1। कितने टाइम में बना?
तो 1/t फ्रीक्वेंसी होगी। उतने ही टाइम में नीचे वाला वेव कितना बना, तो बताओ इसका क्या लिखेंगे, 3/t। अब टी तो सेम ही हो जाएगा, कट जाएगा, तो बताओ 1/3 फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। बच्चों जब तक दोनों का टाइमिंग सेम सेम है तब तक दोनों वेव का जो नंबर का रेशियो है ना, वही फ्रीक्वेंसी का रेशियो कहलाता है। नहीं समझ में आया? जब तक दोनों वेव साथ रहती हैं तब तक दोनों वेव के नंबर का रेशियो ले लो, वही रेशियो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कहलाता है। बताओ दोनों वेव साथ यहां तक है, तो बताओ इस यहां तक एक पहला वेव कितना बना है 1, नीचे वाला कितना बना 3, तो 1/3 फ्रीक्वेंसी का रेशियो। आपको तो दोनों वेव साथ यहां तक भी है, तो यहां तक भी वेव का नंबर का रेशियो ले लो, फ्रीक्वेंसी रेशियो आ जाएगा। बताओ यहां तक ऊपर वाला वेव कितना बना है, हाफ, और नीचे वाला वेव कितना बना है 3/2, तो 1/2/3/2 1/3 आ जाएगा। तो ध्यान रखें जब तक टाइमिंग सेम सेम है या जब तक दोनों वेव साथ साथ है तब तक वेव नंबर का जो रेशियो आएगा ना, वो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कहलाएगा 1/3। कितना आंसर आएगा इसका, बोलो 25/9। तो सर की बातें यहां पर हो सकती है, हम ध्यान रखेंगे भाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल और स्टार्ट करते हैं और जिसका नेम होगा स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। और इसको बोलते हैं वी। और ये मैकेनिकल वेव भी दो तरह से बढ़ते हैं, एक तो होता है इस लॉन्गिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। दोनों की बात करेंगे तो 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में वीएल। वीएल बोलते हैं ना भाई। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, साउंड वेव। आपको पता है ये आर्टिकल में पढ़ा चुका हूं पहले बच्चों, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव कल ही पढ़ाया था। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो होता है v = n लैम्डा होता है, नहीं होता n लैम्डा। v = ω/k होता है, नहीं होता ω/, v = λ/t होता है। बोलो, तो ये हम स्पीड पढ़ चुके हैं, कल हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बोला हमारी इच्छा फिर हो रही पढ़ाने की, दोबारा पढ़ाएंगे, मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो दोबारा पढ़ा। तो आपको पता है हमने वेव का स्पीड पढ़ा था v = n लैम्डा, लेकिन साथ में नॉट लिखा था। वो लिखा था कि वेव का स्पीड कहने को n लैम्डा होता है, पर n और लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता, मीडियम पर करता, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे करता है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग देखना चाहते हैं कि डिपेंडेंसी के बेस पे वेव का स्पीड कितना होता है, कैसा होता है, वो देखना चाह रहे हैं। और इसी पॉइंट पे हमने ये आर्टिकल वापस दिया जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मैकेनिकल। भाई हमें पता है वेव का स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है, पर डिपेंड कैसे करता है ये देखना चाहते हैं। तो डिपेंडेंसी के बेस पे हम बात करना चाहते हैं कि वेव का स्पीड क्या होता है। अब ये वेव की स्पीड भी दो तरह से होती है, लॉन्गी एंड ट्रांस। दोनों की बात सेपरेटली करेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉन्गी की, बात करते हैं बाद में ट्रांसवर्स। लॉन्गी का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, साउंड वेव। हम उसकी स्पीड की बात करें। अब देखो इसकी स्पीड हमें पता है मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम की प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पर डिपेंड करती है। पर डिपेंड कैसे करती है ये सबसे पहले बताया न्यूटन ने। किसने बताया सबसे पहले, न्यूटन ने। उसने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया और एक रिजल्ट बना के दिया, एक फार्मूला बना के दिया स्पीड का, और उसी के सम्मान में उसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। बोलो भाई। भाई हमें पता वेव का स्पीड मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड कैसे करता है ये बताया किसने, न्यूटन ने सबसे पहले, और एक फार्मूला बना के दिया, और उसी के सम्मान में उसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। और वो कुछ ऐसा था, न्यूटन्स फार्मूला। और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि VL इज टू बोलते हैं √E/ρ होता है। ये कौन है, मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस। आप लिखते चले साथ साथ, है ना, क्योंकि थ्योरी चलेगी अभी बस। ई का मतलब होता है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैसेस मीडियम, सॉरी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम। मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। और रो यहां पर अगर देखें तो ये होगा डेंसिटी ऑफ मीडियम। भाई हमें पता है कि वेव का वेलोसिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पर डिपेंड करता है। पर डिपेंड कैसे करता है ये सबसे पहले बताया न्यूटन ने। उसने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया और एक रिजल्ट बना के दिया, और रिजल्ट कुछ ऐसा था, और उसी के सम्मान में इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। फॉर्मूला क्या था, VL = √E/ρ होता है। ये कौन, मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस होता है, और रो उस मीडियम का डेंसिटी। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला अगर देखें तो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी।
पर बोलने में हम 3 वर्ड बोल रहे हैं, इनर्शिया भी बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया, बोलने में 3 वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन साला डिपेंड तो 2 पे कर रहा है। तो फिर इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या? और कर रहा तो फिर आया क्यों नहीं? बोले सर कर तो रहा है, लेकिन ये इसमें छुपा हुआ है। अरे डेंसिटी का मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है, और मास अगर है तो इनर्शिया हुआ है। अबे इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। हम बोलते, बोलने में 3 वर्ड बोलते हैं, इनर्शिया, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, लेकिन न्यूमेरिकली उसको दोनों में तीनों बातें हो जाती है। इस डेंसिटी में मास छुपा हुआ है, मास मतलब इनर्शिया। बोलो कौन सी वेव की स्पीड है? लॉन्गिट्यूडल वेव का स्पीड है। आपको पता है इस वेव को प्रेशर वेव कहते हैं, और आपको तो प्रेशर वेव, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में चलती है। तो तीनों मीडियम में इसकी स्पीड की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए ए, और ये है इन सॉलिड मीडियम। तो बताइए सॉलिड्स में क्या होगा? बोले सॉलिड में अगर लिखे तो वी सॉलिड, इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट वाई अपॉन रो। अरे फॉर्मूला वही है, बस सॉलिड में इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट वाई अपॉन। वाई कौन है? वाई यहां पर यंग्स मॉडुलस होता है। सॉलिड मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ना, उसको हम यंग से बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं, यंग साइंटिस्ट करने में जिसने ये डिफाइन किया था। और इसका मतलब समझते हैं आप? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। ऐसे कैसे हम लिक्विड में भी बात कर सकते हैं? बताओ लिक्विड में फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में अगर लिखें तो वी लिक्विड इक्वल्स टू, उसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट बी अपॉन रो होता है। बी कौन है? यस, ध्यान रखेंगे, बी का मतलब होता है बल्क मॉडुलस, या फिर इसका मीनिंग एक और होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। क्यों बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस? बोले जब भी लिक्विड के अंदर कोई वेव चलता है तो मीडियम में प्रेशर एक्सर्ट होता है, और प्रेशर लगने से वहां जो स्ट्रेन आती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है। अब लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, तो जब भी लिक्विड पर कोई प्रेस मतलब प्रेशर लगता है या स्ट्रेस लगती है, तो उसकी वजह से वहां स्ट्रेन कौन सी होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। कौन सी होती है? और उसी के करस्पॉन्डिंग इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। हम ध्यान रखेंगे कि बल्क मॉडुलस का मीनिंग क्या है, वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ये था, सॉलिड में इसको ऐसा बोलते हैं, बात करते हैं लिक्विड में तो लिक्विड में ऐसा होगा। अब एक मीडियम और बचा, कौन सा? हम उसमें भी बात कर लेते हैं, और ये थोड़ा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन गैसियस मीडियम। बोले ये गैसियस मीडियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बोले गैसियस मीडियम में लॉन्ग वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये होता है साउंड वेव, और वो साउंड वेव जो हम बोलते सुनते हैं। बताइए हम साउंड वेव जो जनरेट करते हैं कौन से मीडियम में जनरेट करते हैं? गैसियस मीडियम में। और गैसियस मीडियम अगर जनरेट करते हैं तो हम इस वेव की स्पीड की बात करते हैं। मतलब ये हमारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर हम उस वेव का डिस्कशन कर रहे हैं जो बोलते सुनते हैं, हमारा प्रैक्टिकल व्यू उसकी बात कर रहे हैं, और ये देखना चाहते हैं कि यार ये व्यू जो हम मीडियम में चल रहा है इसका स्पीड किन किन फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, जब हमें गैसियस मीडियम में स्पीड पढ़नी तो यहाँ भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस। बताओ लिक्विड का इलास्टिक मॉडुलस कौन था? बल्क मॉडुलस। सॉलिड का क्या था? यंग्स मॉडुलस। ऐसे इसका भी कुछ होगा, तो हम इसका भी इलास्टिक मॉडुलस। तो गैसियस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो भी एक प्रकार का बल्क मॉडुलस होता है। अब यहाँ भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ भी मॉडुलस को? बल्क मॉडुलस। और हमें पता है इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो नहीं होता, और स्ट्रेस यहां पर चेंज इन प्रेशर होता है, और स्ट्रेन यहां पर डेल्टा वी अपॉन वी विद माइनस साइन होता है, और इसको मिला के बोले तो माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। सब पढ़ चुके हैं हम लोग। गैसियस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है हम उसको बल्क मॉडुलस कहते हैं, पर नोटेशन में उसको ऐसा बोलते हैं। ओके, पर इसका जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू डिपेंड करता है गैसियस मीडियम की कंडीशन पर। अगर गैसियस मीडियम आइसोथर्मल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में गैसियस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस का जो वैल्यू होता है उस मीडियम के प्रेशर के बराबर होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइसोथर्मल कंडीशन में सर ने बनाया था पीवी डायग्राम।
और पीवी डायग्राम का स्लोप बताया था, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी होता है, उसका वैल्यू आता है माइनस पी अपॉन वी के बराबर। तो बताइए माइनस पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू कितना होगा? पी के बराबर। हम ध्यान रखेंगे गैसियस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है उसका वैल्यू गैसियस मीडियम की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम मेरा आइसोथर्मल में है तो उस कंडीशन में उसका इलास्टिक मॉडुलस मीडियम का प्रेशर होता है। पर अगर एडियाबैटिक हो तो एडियाबैटिक कंडीशन अगर है तो ये यहाँ इलास्टिक मॉडुलस एडियाबैटिक में जो होगा वो माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू गामा इंटू प्रेशर होता है। बोलो यहां कौन है गामा प्रेशर, यहां कौन है प्रेशर? गामा कौन होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। गामा कौन होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। गामा कौन होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है, नहीं है पता आपको? और सीपी अपॉन सीवी जो होता है, और आपको तो गामा का वैल्यू सीपी अपॉन सीवी होता है, और गामा का वैल्यू डिपेंड करता है गैस की एटॉमिसिटी पे। मोनो डाई ट्राई अलग होता है, और हम कहते हैं कि गामा का वैल्यू डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 1+2 अपॉन एफ। बोलो भाइयों, तो इससे की बातें यहाँ पर। तो अभी तो हमारे पास क्या आया? इलास्टिक मॉडुलस था किसका? गैसियस मीडियम का। और ये दो सिचुएशन में आया, आइसोथर्मल में ऐसा होता है और एडियाबैटिक में ऐसा होता है। अब बात करते हैं स्पीड के लिए, कर ले। तो स्पीड के लिए दो साइंटिस्ट यहां पर होते हैं। एक तो है ही जो पहले चल रहा, न्यूटन, बोलो ना। और एक और आता है साला, वो है लाप्लास। तो एक तो ये चल ही रहा है जिसको बोलते हैं न्यूटन कॉन्सेप्ट, और एक किसी का स्टूडेंट था वो, जिसको बोलते हैं लाप्लास। और उसने इसमें करेक्शन किया था, उसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। गुरु चेला, ये गुरु ये चेला। न्यूटन्स कॉन्सेप्ट है और एक लाप्लास करेक्शन की बात है ना। तो देखो बात सुनना ध्यान से, दोनों की बातें हम लोग करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूटन से। न्यूटन चलता आ रहा तो न्यूटन का सम्मान ज्यादा करेंगे, तो न्यूटन की बात करेंगे। तो ये है लाप्लास करेक्शन। चलिए बात सुनना। न्यूटन ने कहा कि जब भी कोई साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है, कौन सी वेव? जब भी कोई साउंड वेव किसी गैस मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कंप्रेशन डायरेक्शन कंप्रेशन डायरेक्शन कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, पर इनके बनने का प्रोसेस स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो स्लो होता है। धीरे धीरे पार्टिकल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। प्रोसेस स्लो होता है। स्लो होने की वजह से सिस्टम के पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि अगर वहां पर कोई टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है ना, तो वो सराउंडिंग को हीट देकर या उससे हीट लेकर अपने टेम्परेचर को मेंटेन बना के रख सकता है। और अगर टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो कंडीशन कौन सी होगी? आइसोथर्मल। पढ़ते हैं आप लोग, स्लो स्लो होने वाले प्रोसेस कैसे होते हैं? आइसोथर्मल। और फास्ट होने वाले? तो न्यूटन का ये मानना था कि जब भी कोई साउंड किसी गैस में ट्रेवल करती है तो मीडियम के अंदर कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, और उनके बनने का प्रोसेस स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से सिस्टम कौन सी कंडीशन में होता है? आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। सबसे पहले बताओ इसने क्या माना, स्लो की फास्ट? स्लो प्रोसेस माना। बताओ इसकी वजह से कौन सी कंडीशन हुई? आइसोथर्मल कंडीशन हुई। बताओ इसकी वजह से गैसियस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस कैसा आया? बोले ई आइसोथर्मल में क्या होता है? बोलो, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी का वैल्यू कितना आया? पी के बराबर आया। और अगर ये पी के बराबर आया तो बताओ इसके अकॉर्डिंग साउंड का स्पीड मीडियम गैसेस में कितना आएगा? अंडर रूट पी अपॉन रो होगा। बोलो ना यार। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड का स्पीड अगर देखा जाए तो ये होता है पी अपॉन। पी कौन? प्रेशर ऑफ गैसेस मीडियम। रो कौन है? डेंसिटी। अब हम इसको भी चेक करते हैं। बोले यार इसको चेक करते एयर में। बोले क्यों करते हैं एयर में? बोले एयर भी एक प्रकार का गैसियस मीडियम है, और एयर में साउंड का स्पीड हमें पहले से पता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू लेबोरेटरी में हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा। बोलो, अगर ये फॉर्मूला उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको सही मानते हैं, अदरवाइज इसको गलत मान लेते हैं। तो हम इसको एयर में चेक करते हैं। चले एयर में, चलिए एयर। अब ये एयर में आया तो बताओ अंडर पी अपन वो यहाँ पर फॉर्मूला लगा, बताओ एयर का प्रेशर कितना होता है? एटीएम प्रेशर होता है, 1 एटीएम होता है ना भाई। तो एयर का प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम। और एयर की डेंसिटी
आपको नहीं पता, मेरे को पता है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब होता है, यही होता है सर। चेक करो जरा। तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.29 होती है, और एयर कैपेसिटी कितना होता है? 180 में। अगर हम उसको सोल्व करें तो उसका वैल्यू अबाउट यहाँ पर आता है 280 मीटर पर सेकंड। कितना आता है? 280। लेकिन हमें पता है स्पीड, प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होता है साउंड, वो कितना होता है? 330 होता है। अब ये 330 है, लेकिन ये कितना आ रहा है? 280 आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा तो हम इसको बोलते हैं गलत। न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता है। न्यूटन ने मानना था कि जब साउंड मीडियम में चलती है, गैसेस मीडियम में चलती है, तो मीडियम में कंप्रेशन बनता है और उनके बनने का प्रोसेस स्लो है। उसका एजम्पशन था ऐसा, स्लो है, और स्लो होने की वजह से गैस मीडियम आइसोथर्मल कंडीशन में होती है। और जब मीडियम गैस आइसोथर्मल कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में मीडियम का इलास्टिक मोलस कौन है? प्रेशर। और अगर ये प्रेशर, तो फॉर्मूला ऐसा होगा। और हम इसको देखकर अगर देखें तो इससे हमने एयर में चेक किया, तो एयर में इसके हिसाब से साउंड का स्पीड कितना आता? 280 आता, जबकि वो होता कितना है? 330। मतलब ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो फिर इसी का एक स्टूडेंट था लाप्लास, वो बोलता है, वो अभी तो न्यूटन सर प्रैक्टिकल करते हैं इसलिए वो चुप था, लेकिन जैसे न्यूटन सर का प्रैक्टिकल फेल होता है, वो बोलता है, सर जहां से मैं देख रहा हूं आप गलत है, सर जहां से मैं देख रहा हूं आप गलत है सर। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जब कोई साउंड वेव किसी गैस में ट्रेवल करती है, तो मीडियम में कंप्रेशन डिप्रेशन बनते हैं, पर बनने का प्रोसेस स्लो नहीं, फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि सिस्टम के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो सराउंडिंग को हीट दे पाए या उससे ले पाए। न तो हीट देता है, न हीट लेता है। डेल्टा क्यू, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, और जब हीट एक्सचेंज जीरो, तो कंडीशन कौन सी ऐड होता है? इसने क्या माना था? इसने क्या माना? फास्ट प्रोसेस। बोलो ना यार, बताओ। इसने आइसोथर्मल, इसने क्या माना? एडियाबैटिक माना। और जब ये एडियाबैटिक मान रहा है, तो हमें भी मान। और बताओ इस कंडीशन में ई एडियाबैटिक का वैल्यू कितना आएगा? गामा पी होता है, होगा ना। और अगर ये गामा पी, तो बताओ वेलोसिटी इन गैसेस मीडियम कितना हो जाएगा? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होगा। बताओ न्यूटन ने फॉर्मूला क्या दिया था? अंडर रूट पी अपॉन, और लाप्लास ने क्या दिया था? अंडर रूट गामा पी। ध्यान से देखो, इसने फॉर्मूले में गामा का करेक्शन किया नहीं किया है, इसलिए इसको कभी कभी जल्दबाजी में गामा करेक्शन देंगे। आराम से। लाप्लास करेक्शन को गामा करेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले में गामा को करेक्ट करके लाया है। गामा करेक्शन क्या था, उसको लाप्लास करेक्शन को गामा करेक्शन भी कहते हैं। अब आप बताओ उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बना? अंडर गामा पी। गामा कौन? एडियाबैटिक कांस्टेंट। पी कौन? प्रेशर। रो कौन? डेंसिटी। ओके। अब इसको भी हम एयर में चेक करें। अरे हमने न्यूटन को ही नहीं छोड़ा यार, तो इसको भी नहीं छोड़ने वाले। अब बताओ एयर में उसको ले जाते हैं, तो बताओ एयर का फॉर्मूला लगाएंगे, बी एयर इक्वल्स टू अंडर रूट गामा। कितना है एयर का? यही है सर जो लिखा है। अब एयर डाइएटोमिक गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 98% होता है। कितना? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 98% होता है, और जब उसमें 98% है, तो उसको अबाउट में एयर को डाइएटोमिक कहते हैं। और डाइएटोमिक गैस अगर है एयर, तो बताओ उसका गामा कितना होगा? 1.4। 1.4 इंटू 180 अपॉन 1.29 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है? अबाउट में 332 मीटर पर सेकंड आती है। और ये ऐसी वैल्यू है जो प्रैक्टिकल वैल्यू के काफी नियर बाई आ रही है, और इसीलिए हम इसको आज से अभी से सही मान लेते हैं। यानी आज से, अब से, अभी से आप सबके लिए स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज का करेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट पी अपॉन रो ना होकर, अंडर रूट पी अपॉन रो ना होकर क्या होगा? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है। हम इसी को यूज करते हैं और इसी के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला फेल होता है, आप इसको यूज करते हैं। अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है। तो ये स्पीड की कहानी है एक्चुअली। कहां तक पहुंचे आप? लिखिए इसको। बताइए न्यूटन ने बेसिक फॉर्मूला क्या दिया था? बेसिक फॉर्मूला न्यूटन का ये क्या था? अंडर ई अपॉन रो। सॉलिड में क्या बन गया ये? अंडर वाई अपॉन रो। लिक्विड में क्या बन गया ये?
अंडर रूट बी अपॉन रो। और मीडियम गैसियस में अगर देखे तो दो साइंटिस्ट थे, न्यूटन ने क्या कहा, अंडर रूट पी अपॉन रो, लेकिन फेल हो गया था। तो सही फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन। बोलो, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है। और यही फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, क्योंकि यही ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे फैक्टल को सेटिस्फाई करता है। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, करने में क्या है। ये तो लिख लिया ना आप लोग, पहला वाला मिटा दूं, हाँ ठीक है। यार उधर क्या ये कैमरा सही नहीं लगा, नहीं नहीं हो जाएगा काम, चिंता मत करो, रुको तो सही। तो मैं यहां लिख रहा हूं वी नो दैट, वी नो दैट का मतलब वी में आप भी आ गए और बे भी आ गया। मैं तो जानती हूं, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप हीट पढ़ चुके हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि पीबी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, नहीं होता? ये क्या होता हो, कौन है ना, गैसेस स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पी कौन है, प्रेशर, वी कौन है, वॉल्यूम, और एन कौन, नंबर ऑफ मोल्स, आर कौन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी कौन है, टेंपरेचर इन केल्विन। ये गैसेस स्टैटिस्टिक्स होती है भाई, ये सुनो। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन, एन का मतलब होता है ना मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, ऐसा बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल को बोल सकते हैं मास अपॉन गैस, और मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल मास कितना है और एमडब्ल्यू कितना, उन दोनों का रेशियो एन कहलाता है। ये सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा। अब इस मास को इस वॉल्यूम का डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो पीवी अपॉन मास, और ये बनेगा आरटी अपॉन एमडब्ल्यू। नहीं बोल सकते ऐसा, बोल सकते हैं। अब ये वॉल्यूम अपॉन मास 1 अपॉन रो, तो ये बनेगा पी अपॉन रो, इसको तो बनेगा बेटा आरटी अपॉन एमडब्ल्यू होगा। मतलब गैसेस स्टैटिस्टिक्स से हम पी अपॉन रो को बदलकर आरटी अपॉन एमडब्ल्यू बोल सकते हैं। और इसी की वजह से गैसेस मीडियम में साउंड का जो स्पीड होता है उसके दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, और पी अपॉन रो को क्या बोल सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू भी होता है। दोनों फॉर्म एक ही होते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से यूज करते हैं। अगर प्रेशर डेंसिटी की बात करता है तो फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, और अगर टेम्परेचर एमडब्ल्यू की बात कर रहा है तो फॉर्मूला लिखेंगे गामा आर टी। बोलिए, बताइए, पी कौन है, बी कौन है, वॉल्यूम, एन कौन, नंबर ऑफ मोल्स, आर कौन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी कौन, टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, और गामा कौन है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, क्वेश्चन में क्या दिया उसका तो यूज करते हैं। हम इसको ऐसा बदल कर भी बोल सकते हैं, और दोनों एक ही है। तो इतनी हम लोग बात करेंगे आज, बाकी की बात फिर नेक्स्ट पे करेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, गैसेस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे इस फॉर्मूले को ऐसा। चले, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।